हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं अलका रंजन त्रिपाठी आप सभी का गुरु मंत्रा एजुकेशनल हब में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमने अपनी केमिस्ट्री की पिछली क्लास की थी, उसमें ही हम आगे पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हमने मेटल्स के बारे में पढ़ा था। मेटल्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि उसके 3 स्टेजेस होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस फॉर्म। उसके बाद फिर हमने आगे पढ़ा था। तो मैंने बताया था मेटल्स के टाइप, आपको 3 टाइप्स बताए थे मैंने मेटल्स के। पहला आपको बताया था एलिमेंट, दूसरा बताया था कंपाउंड और तीसरा बताया था मिक्सर। तो फिर हम इससे आगे बढ़ते हैं। हमारा केमिस्ट्री में नेक्स्ट चैप्टर आता है हमारा कौन सा? एटम्स। कौन सा चैप्टर आता है? एटम। एटम का अर्थ आप सभी जानते हैं, उसको हम कहते हैं परमाणु। जो हमने एलिमेंट्स पढ़ रखे थे, यानी कि तत्व। परमाणु जो होता है, परमाणु क्या होता है? किसी भी तत्व कह लें आप, एलिमेंट कह लें, उसका सबसे छोटा से छोटा भाग होता है, सबसे छोटा से छोटा अंग होता है परमाणु। ठीक है, तो आप समझ गए कि एटम क्या होता है। एटम क्या होता है? एलिमेंट्स का बहुत ही छोटा पार्ट होता है। कह लें कि इतना छोटा होता है कि फिर उसको बांटा नहीं जा सकता, ऐसे पहले की धारणाएं थी। हालांकि अब उसको भी ब्रेकेबल है, उसको भी बांटा जा चुका है। तो हम परमाणु का मतलब जो परम अणु है, मतलब सबसे छोटा है, उससे छोटा हम नहीं कर सकते, बेसिकली ऐसा माना जाता है। ठीक है, परमाणु ये जो शब्द है एटम, ये बेसिकली निकला कहाँ है? निकला कहाँ से है? एटमस से निकला है, जो कि एक ग्रीक शब्द है। ठीक है, एटमस से निकला है, जिसका जो कि ग्रीक शब्द है, और इसका अर्थ क्या होता है? अनकटेबल, मतलब कि अब इसको हम बांट नहीं सकते। ठीक है, तो एटमस का अर्थ होता है अनकटेबल, यानी कि अब जिसको बांटा नहीं जा सकता। तो ये एटम की उत्पत्ति ग्रीक शब्द से हुई है, एटमॉस, जिसका अर्थ होता है अनकटेबल। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि जो एटम होता है वो एलिमेंट्स का सबसे छोटा से छोटा पार्ट होता है। एलिमेंट्स से सॉरी एटम्स से मिल करके ही किसी भी एलिमेंट का निर्माण हुआ होता है। ठीक है, अब उसके बाद जब हम एटम के बाद मैंने एटम शब्द जो था, इसको जॉन डाल्टन ने दिया 1803 में। ठीक है, 1803 में उन्होंने एटम शब्द दिया। जॉन डाल्टन का ये 1808 में एक सिद्धांत भी आता है, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, एटम्स थ्योरी ऑफ डाल्टन। तो 1803 में उन्होंने ये शब्द दिया था एटम, जॉन डाल्टन ने। ओके, तो फिर आगे चलते हैं। फिर उसके बाद हम बात करते हैं परमाणु और अणु, दोनों आपने सुन रखे हैं। परमाणु मैंने आपको बता दिया। फिर हम जब अणु की बात करते हैं, तो अणु हमारा क्या होता है? अणु यानी कि मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल यानी कि अणु क्या होता है? वो दो परमाणुओं से मिलकर के बना होता है अणु। दो परमाणुओं से मिलने के बाद जो बनता है उसको हम क्या कहते हैं? अणु। और जो हमारा एटम होता है, ये क्या करता है? ये रासायनिक अभिक्रियाओं में, यानी कि केमिकल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं करता है। और जो हमारा अणु होता है, ये ऐसे ही नेचर में स्वतंत्र रह सकता है, पर ये पार्टिसिपेट नहीं करता है केमिकल रिएक्शंस में। हमारा जो परमाणु होता है वही केमिकल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करता है, बट ये प्रकृति में ऐसे ही स्वतंत्र नहीं रह पाता है। ये किसी न किसी अन्य परमाणु के साथ सहयोग कर लेता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एटम और अणु और परमाणु। फिर जब हम बेसिकली आगे बात करते हैं इनकी, तो हम इनमें डिफरेंसेस देख लेते हैं। हमारे एटम्स और मॉलिक्यूल्स में क्या क्या अंतर होते हैं। एटम और मॉलिक्यूल में अगर हम डिफरेंसेस देख लें, तो ये क्या होता है? एटम हमारा क्या होता है?
ये किसी भी पदार्थ का सूक्ष्मतम कण होता है जिसको कि हम मानते हैं कि ये अविभाज्य है, इसको हम बांट नहीं सकते, अनकटेबल, अनब्रेकेबल, कुछ भी इसको हम कह सकते हैं, मतलब कि ये सूक्ष्मतम कण है जिसको कि हम बांट नहीं सकते, जिसको बांटा नहीं जा सकता। फिर जब हम मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो जो हमारा मॉलिक्यूल होता है ये दो परमाणुओं से मिलकर के ही बना ही होता है। ठीक है, हमारा जो एटम होता है वो सूक्ष्मतम कण है जिसको कि हम बांट नहीं सकते, और जो हमारा मॉलिक्यूल होता है वो परमाणुओं के मिलने से ही बनता है। इसका क्या होता है कि ये प्रकृति में स्वतंत्र मतलब कि ऐसे फ्री नहीं रह सकता है, ये कहीं ना कहीं रिएक्शन कर लेता है और किसी न किसी के साथ कंट्रीब्यूशन कर लेता है। स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, और जो हमारा अणु है ये स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। फिर जब हम आगे इसकी बात करें तो जो हमारा परमाणु होता है वो केमिकल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करता है। क्या करता है? रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है। और जो हमारा मॉलिक्यूल होता है वो क्या करता है? भाग नहीं लेता रासायनिक अभिक्रियाओं में, ये क्या करता है? भाग नहीं लेता है। फिर जब हम आगे बात करें तो ये मैंने बता दिया कि इसको बांटा नहीं जा सकता, और ये दो परमाणुओं के मिलने से ही बना होता है। परमाणु जो हमारा होता है, परमाणु हमारा, जब हम परमाणु की बात करते हैं तो परमाणु को जब हम देखते हैं तो परमाणु में हमने सुना है कि उसमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो एटम्स में क्या पाए जाते हैं? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इसके बारे में मैं आगे आपको डिटेल में बताऊंगी, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बारे में। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं इसमें। और ये परमाणुओं से ही मिलकर के बना होता है। ठीक है, दो परमाणु के मिलने से ही अणु का निर्माण होता है। फिर जब हम आगे बात करें तो जब हम इसका उदाहरण देखते हैं, परमाणु का उदाहरण अगर हम एग्जांपल देखें तो परमाणु जो हमारा हो गया वो हो गया हमारा, जैसे आपने नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, उसके बाद फिर आगे देख लें तो हमारा गोल्ड, सिल्वर, यानी तो ये सारे क्या हैं? ये सब परमाणु ही हैं। तो ये अलग होते हैं, ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि हम कभी नाइट्रोजन को केवल N नहीं लिखते हैं, हम क्या लिखते हैं? N2 लिखते हैं। वो रिएक्शन कर करके N2 बना लेता है। ऑक्सीजन भी O नहीं रह जाता है, वो भी कहीं ना कहीं किसी न किसी के साथ रिएक्शन कर लेता है, और या तो फिर ऑक्सीजन के साथ ही करके वो O2 हो जाता है। ठीक है, और जो हमारा मॉलिक्यूल होता है ये परमाणुओं से बना होता है। देन हम अगर इसका एग्जांपल देखें तो ये क्या कर लेता है? N2 बना लेता है, N2 हो जाता है। इसका एग्जांपल हो गया हमारा, जैसे नाइट्रोजन के दो परमाणु मिलकर के एक अणु बना लिए,
फिर अगर हम देखें तो हम जल जल जानते हैं, सभी जानते हैं जल का फार्मूला होता है हमारा H2O। तो हमारा जल क्या होता है, अणु हो गया, मतलब कि उसमें हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन का 1 परमाणु मिलकर के क्या बना लेता है, हमारा जल बना लेता है। तो वो एक एग्जाम्पल हो गया जल। उसके बाद ऐसे हम देख लें HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये भी क्या हो गया, एक अणु बन गया। ये हाइड्रोजन का एक परमाणु और क्लोरीन का एक परमाणु मिलकर के हमारा HCl बना लिया। ठीक है, तो ये इस तरीके से इसके एग्जांपल्स हो गया। फिर अगर हम देखें आगे तो हमारा जो अणु होता है इसमें जितने भी इसके मतलब कि जब ये बनता है, जैसे हमने हमारा जल बन गया, तो जल के जितने भी अणु हैं उन वो सभी देखने में और ऐसे सेम ही दिखाई देते हैं। मतलब अगर जल की आप एक बूंद लें तो पूरा जल तो सेम एक जैसा होता है। तो ये हमारा अणु हो गया। मैंने आपको बता दिया एटम और मॉलिक्यूल में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। एटम जो हमारा होता है किसी भी एलिमेंट का सूक्ष्मतम कण होता है जिसको कि हम विभाजित नहीं कर सकते अब। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। जब हम मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो मॉलिक्यूल बना ही 2 एटम्स के मिलने से होता है। फिर जो हमारा एटम होता है वो नेचर में ऐसे स्वतंत्र नहीं रह जाता है, वो कहीं न कहीं रिएक्शन कर लेता है, स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। क्या पता है मैंने आपको कि वो कहीं न कहीं रिएक्शन कर लेता है। और जो हमारा मॉलिक्यूल है चूंकि वो पहले से ही मतलब दो परमाणुओं के मिलने से बना होता है, इसलिए वो स्वतंत्र अवस्था में रह लेता है। फिर आगे तो हमारा जो एटम होता है वो केमिकल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, जो हमारा मॉलिक्यूल है वो केमिकल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं करता है। कैसे नहीं करता है ये हम आगे देखेंगे। फिर हमारा जो एटम है उसमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। और हमारा जो मॉलिक्यूल है वो तो परमाणुओं से ही मिलकर के बना हुआ है, ऑब्वियसली उसमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन उसमें भी पाए जाएंगे। ठीक है, तो फिर अब हम आगे समझते हैं। अब हम देख लेते हैं कि हमारा प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन क्या होता है। ठीक है, तो स्टार्ट इससे करते हैं। इसको मैं रफ कर देती हूँ, फिर हम आगे देखेंगे कि हमारे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स कौन कौन से होते हैं, इनमें ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं और क्या क्या होता है। उसको समझने से पहले अगर हम रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल देख लें, क्योंकि इन्होंने रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल में हमें सारी चीजें समझ में आती हैं। हम पहले न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन देख लेते हैं। सबसे पहले हम तीनों को हम पहले लिख लेते हैं। हमारे जो कण है वो हमारा हो गया प्रोटॉन, प्रोटॉन को हम P से डिनोट करते हैं। उसके बाद दूसरा हमारा हो गया न्यूट्रॉन और तीसरा हमारा हो गया इलेक्ट्रॉन। ये तीनों कण बेसिकली पाए जाते हैं हमारे एटम में पाए जाते हैं तीनों, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन को हम N से शो करते हैं और इलेक्ट्रॉन को E से। अब हम जब आगे इसकी बात करते हैं तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन इन तीनों की खोज अलग अलग लोगों ने की है। जब हम प्रोटॉन की बात करते हैं तो प्रोटॉन की खोज की थी। इसका आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला बता दे रही हूँ जिससे कि आपको इनके जो रिसर्चर्स हैं उनका नाम याद करने में बहुत इजी रहेगा। ईटा पर नाच। जो हमारा इलेक्ट्रॉन है इसकी खोज टॉमसन ने की थी, जे टॉमसन। ठीक है, और जो हमारा प्रोटॉन है, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी। और एन यानी कि न्यूट्रॉन की खोज हमारे जेम्स चैडविक ने की थी। तो ये फर्स्ट सीक्वेंस में याद हो जाता है, ऐसे जल्दी से मिक्स नहीं होता है और हम भूलते नहीं है। ईटा पर नाच, इलेक्ट्रॉन की खोज टॉमसन ने की, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की और न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की। ठीक है, जब और प्रोटॉन की एक चीज और थी, प्रोटॉन की जो खोज थी वो बेसिकली गोल्डस्टीन ने करी थी। उन्हें परमाणु में मिले थे प्रोटॉन्स, बट उन्होंने नेम नहीं दिया था, उसका नामकरण नहीं किया था, उसका नामकरण रदरफोर्ड ने किया था।
तो अगर खोज की बात करें तो हम बेसिकली कह सकते हैं कि जो हमारा प्रोटॉन है उसकी खोज गोल्डस्टीन ने की, लेकिन नाम आता है रदरफोर्ड का ही, क्योंकि रदरफोर्ड ने परमाणु मॉडल दिया था और नामकरण भी रदरफोर्ड ने ही किया था। ठीक है, तो अगर दोनों मतलब एग्जाम में अगर गोल्डस्टीन ऑप्शन भी देता है तो आप उसे सही कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि अगर रदरफोर्ड नहीं दिया है, गोल्डस्टीन दिया है तो आप कहोगे कि ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो प्रोटॉन की जो खोज थी वो उसमें दोनों नाम आप कर सकते हो, गोल्डस्टीन का भी और रदरफोर्ड का भी। रदरफोर्ड और गोल्डस्टीन। फिर जब हम न्यूट्रॉन की बात करते हैं तो न्यूट्रॉन की खोज मैंने आपको बता दिया, जेम्स चैडविक ने करी थी। आगे जब हम इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो इसकी खोज जे थॉमसन ने करी थी, कहीं कहीं थॉमसन का भी ऑप्शन आता है। ठीक है, तो ये तीनों इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो गए, इनके सिंबल्स हो गए ये, इस सिंबल के थ्रू इनको हम लिखते हैं। उसके बाद फिर इसके रिसर्चर्स हो गए। और इन तीनों की खोज कब कब हुई थी ये देख लीजिए आप। जो हमारा प्रोटॉन था उसकी खोज 1886 में हुई थी। फिर जब हम न्यूट्रॉन की बात करते हैं तो न्यूट्रॉन हमारा जो था उसकी खोज हुई थी 1932 में, और इलेक्ट्रॉन की खोज हुई थी 1837 में। ये फॉर्मूला एक तरीके से याद करने के लिए है, इसको ये कोई मतलब आपको भूले ना इसलिए होता है। तो ये प्रोटॉन की खोज हमारी 1889 में हुई थी, और 1889 में न्यूट्रॉन की खोज हमारी 1932 में, और इलेक्ट्रॉन की जो खोज हुई थी वो 1837 में हुई थी। प्रोटॉन की खोज मैंने आपको बताया कि गोल्डस्टीन ने उसको खोजा था, बट उसका नामकरण जो किया था, नॉमिनेशन, वो रदरफोर्ड ने किया था। तो दोनों ऑप्शंस ही हम रख सकते हैं, क्योंकि एक ने खोज करी थी, दूसरे ने नाम दिया था। ठीक है, फिर जब हम आगे बात करते हैं न्यूट्रॉन की, तो न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने करी। नाच, न्यूट्रॉन और चैडविक। फिर आगे इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने करी थी। उसके बाद जब हम इन पे आवेश देखते हैं, मतलब कि कौन सा पॉजिटिव होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन में कौन सा पॉजिटिव होता है, कौन सा नेगेटिव होता है, कौन सा न्यूट्रल होता है। तो जो हमारा प्रोटॉन है, जब हम आगे रदरफोर्ड का मॉडल पढ़ेंगे, एटम मॉडल, तो हमको समझ में आ जाएगा कि ये कैसे कैसे पॉजिटिव नेगेटिव है। तो जो हमारा प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन हमारा पॉजिटिव होता है, इस पर जो आवेश होता है वो पॉजिटिव आवेश होता है। न्यूट्रॉन जो हमारा होता है वो न्यूट्रल होता है, इस पर कोई आवेश नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन जो होता है इस पे नेगेटिव आवेश पाया जाता है, मतलब इस पे चार्ज कौन कौन से पाए जाते हैं, तो प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रल होता है ये, और इलेक्ट्रॉन जो हमारा है इस पे नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। एक चीजें और इसमें आती हैं कि इन सभी का मॉस कितना होता है, यानी कि द्रव्यमान कितना होता है। तो जो हमारा प्रोटॉन है, इसमें जानते हो सबसे सबसे भारी एलिमेंट है वो कौन सा हो गया। सबसे भारी देखो वो होगा जो बैठा हुआ रहता है, वो जो इंसान बैठा हुआ रहता है चुपचाप, उसका वजन बढ़ जाता है। ये समझने के लिए है, ये कोई किसी के ऊपर नहीं कमेंट है। तो जो हमारा न्यूट्रॉन होता है वो जो कि न्यूट्रल होता है, इसलिए वो उसका वेट जो होता है, यानी उसका जो मॉस होता है वो थोड़ा सा ज्यादा होता है। 1.67 into 10 to the power -27 kg। ठीक है, ये इसका मॉस होता है। फिर जब हम प्रोटॉन की बात करते हैं तो प्रोटॉन थोड़ा सा इससे कम वेटेड होता है। इसका होता है 1.66 into 10 to the power 27 -27 kg। और इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, हमेशा चक्कर लगाता रहता है, और इसका जो मॉस होता है वो सबसे कम होता है।
-31, ठीक है। 9.1 इंटू 10⁻⁻13, यानी कि जितना ज्यादा माइनस में जा रहा है मतलब कि उसका जो द्रव्यमान है वो उतना ही, यानी कि मॉस उसका उतना ही कम हुआ। जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है, हाइड्रोजन का परमाणु भार आप सभी को पता है कि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक और परमाणु भार दोनों ही 1 होता है, ठीक है। तो जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है, मॉस होता है, वो हाइड्रोजन का द्रव्यमान यानी कि मॉस, उसका मॉस भी एक होता है। ये 1 के बटे 1837 इतना पार्ट होता है इसका। एक 1 का 1 मतलब कि बहुत ही ना के बराबर इलेक्ट्रॉन का जो मॉस होता है, यानी कि द्रव्यमान जो होता है इसका ना के बराबर ही होता है। इसमें सबसे हल्का अगर है तो वो इलेक्ट्रॉन है, और सबसे भारी है तो वो हमारा न्यूट्रॉन है। उसके बाद प्रोटॉन। तो ये हम सभी ने देख लिया कि प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने करी, नॉमिनेशन उसका रदरफोर्ड ने किया, और इसकी जो खोज करी थी वो 1889 में हुई थी। उस पर इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है और इसका मॉस कितना होता है 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg। ओके, फिर न्यूट्रॉन की बात करते हैं। न्यूट्रॉन को हम n से शो करते हैं। इसकी खोज जेम्स चैडविक ने करी। इसकी खोज हुई थी 1932 में। इस पे कोई चार्ज नहीं होता है, यानी कि इसका जो आवेश होता है वो 0 होता है, और इसका जो मॉस होता है वो 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। फिर इलेक्ट्रॉन जो हमारा होता है, इसकी जो खोज करी वो जे टॉमसन ने करी, और इसकी खोज हुई थी 1837 में। इस पे माइनस चार्ज होता है, यानी कि इस पे माइनस, ये ऋणावेशित होता है, इस पे जो आवेश होता है वो ऋण होता है, और इसका जो द्रव्यमान है यानी कि इसका जो मॉस है वो 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम होता है, ठीक है। सबसे भारी न्यूट्रॉन होता है, सबसे हल्का इलेक्ट्रॉन होता है। अब ये कहाँ पाए जाते हैं? सभी पाए जाते हैं जब हम ये इसको मैं रब कर दे रही हूँ, फिर आगे देखते हैं। जब हमसे कोई परमाणु की बात करें, यानी कि एटम की बात करें, तो हमारे दिमाग में एक इसका स्ट्रक्चर आना चाहिए परमाणु का। मतलब कि परमाणु तो बहुत ही छोटा होता है, लेकिन उसका एक जब हम उसको समझते हैं तो इस तरीके से देख सकते हैं। जो हमारा परमाणु होता है उसमें बीच में केंद्रक होता है, जिसको कि हम न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस हो गया। इसमें क्या होता है, जो हमारा परमाणु के बीच का भाग होता है न्यूक्लियस, इसमें पॉजिटिव यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों पाए जाते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक के अंदर पाए जाते हैं। परमाणु का जो न्यूक्लियस होता है उसमें बीच में ये पाया जाता है, हमारा क्या पाया जाता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। और जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है वो प्रोटॉन परमाणु के अंदर, तो बीच में जो परमाणु है उसके बीच में हमारा केंद्रक है। केंद्रक में क्या क्या पाया जा रहा है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जा रहा है। प्रोटॉन का मैंने आपको बता दिया कि उसका जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव होता है, यानी कि प्रोटॉन पे जो आवेश होता है वो पॉजिटिव होता है, और न्यूट्रॉन जो है उस पर कोई चार्ज ही नहीं होता है, वो न्यूट्रल होता है, ठीक है। और जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या करता है, जस्ट ये न्यूक्लियस के बाहर जो कक्षाएं होती हैं, इनमें बेसिकली वो क्या करता रहता है, हमेशा घूमता रहता है। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करता रहता है, हमेशा चक्कर करता रहता है। हम इसको अगर इस चक्र को परमाणु समझ लें, यानी कि इसको हम एटम समझें, बीच में हमारा जो न्यूक्लियस हो गया, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होगा, और इलेक्ट्रॉन जो बाहरी कक्षाएं हैं परमाणु की, उन सभी में वो चक्कर हमेशा घूमता रहता है, हमेशा चक्कर खाता रहता है। उसके बाद हमारा जो इलेक्ट्रॉन है उसकी संख्या घटती बढ़ती भी रहती है। जब हम आगे पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे उसमें हम समझेंगे कि कैसे इलेक्ट्रॉन एक सर्कल से दूसरे सर्कल में जाता है, वो कैसे रिएक्शंस करता है,
ठीक है, उसको हम आगे देखेंगे। फिलहाल हम एटम समझ रहे हैं तो हम ये बेसिकली बेस इसका समझ रहे हैं। ठीक है, तो मैंने आपको इतना बता दिया, जब भी परमाणु की बात आए तो हमारे दिमाग में ये स्ट्रक्चर हमेशा आना चाहिए कि मतलब बीच में उसके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होगा और इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहरी कक्षाओं में क्या करता रहेगा, हमेशा सर्कल, हमेशा चक्र करता रहेगा। ठीक है, तो ये एटम का बेसिकली स्ट्रक्चर यही होता है, बीच में न्यूक्लियस होता है और किनारे किनारे जो होता है वो हमारी कक्षाएं होती हैं और उसमें इलेक्ट्रॉन जो होता है वो हमेशा चक्कर करता रहता है। ये हमारा इसका न्यूक्लियस होगा। ठीक है, और मैंने आपको बताया कि प्रोटॉन जो होता है उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है और जो हमारा न्यूट्रॉन है वो न्यूट्रल होता है, और जो ये हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं ये नेगेटिव होते हैं, इसलिए इसका बैलेंस जो है वो हमेशा बना रहता है। ये जो हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं ये प्रोटॉन के जो जितनी प्रोटॉन की संख्या अंदर होती है सेम उतने ही इलेक्ट्रॉन बाहर होते हैं, तो इसीलिए इसका बैलेंस बना रहता है पॉजिटिव और नेगेटिव का। ठीक है, अब हम इसको रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के थ्रू समझेंगे। अब हम देखते हैं रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या था और रदरफोर्ड क्या कहते थे इसके बारे में। रदरफोर्ड ने किया क्या था, रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने क्या किया था कि एक गोल्ड की पन्नी ली थी, सोने की एक पन्नी ली थी। वो पन्नी कितनी पतली थी, 100 mm। एनम यानी कि नैनोमीटर। नैनोमीटर मतलब बहुत ही पतली थी वो, बहुत ही ज्यादा पतली थी, नैनोमीटर में थी वो। 100 mm की एक गोल्ड की पन्नी ली उन्होंने और उस पे उन्होंने किया क्या था, और उस पन्नी के चारों तरफ उन्होंने क्या किया था, एक फोटोग्राफिक प्लेट लगा दी थी। ठीक है, ये फोटोग्राफिक प्लेट थी। ये गोल्ड की पन्नी है, उस पे इन्होंने उसके किनारे इन्होंने फोटोग्राफिक प्लेट लगा दी और इस प्लेट पे क्या था, इस प्लेट पे इन्होंने जिंक सल्फाइड का लेपन किया था। ये जो फोटोग्राफिक प्लेट ली थी इन्होंने, इस पे जिंक सल्फाइड का प्लेट लगा, वो जिंक सल्फाइड की पॉलिश की हुई थी। ठीक है, ये हमारा गोल्ड प्लेट हो गया। ये प्लेट है फोटोग्राफिक प्लेट जिस पर कि जिंक सल्फाइड की पॉलिश की हुई है। फिर इन्होंने किया क्या, रदरफोर्ड का मॉडल पढ़ रहे हैं। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में मैंने आपको बताया कि रदरफोर्ड ने एक सोने की पन्नी ली जो कि 100 नैनोमीटर पतली थी। उसके बाद उन्होंने उसको उसके चारों तरफ एक फोटोग्राफिक प्लेट लगा दी, जो प्लेट जिसपे किस चीज का लेपन किया हुआ था, जिंक सल्फाइड का। बेसिकली आजकल जिंक सल्फाइड का जो यूज होता है वो चूहे मारने वाली जो टिकिया आती है उसमें जिंक सल्फाइड का यूज किया जाता है। चूहे मारने वाली जो दवा होती है उसमें जिंक सल्फाइड का यूज किया जाता है रेड किलर में। बट उन्होंने इसका यूज किया था इस पे, और उसके बाद इन्होंने क्या किया था, इस पे अल्फा रेज डाली थी। अल्फा किरणों की क्या की इस पन्नी पे बौछार कर दी उन्होंने। तो अल्फा रेज जब जा रही है इस पे तो होता क्या है कि अल्फा रेज इधर से आ रही है तो वो सारी रेज जो है वो 90% रेज इन्होंने क्या देखी कि वो चली गई, पन्नी को पार करके चली गई। 90% रेज जो थी वो चली गई बाहर करके। अब उसके बाद 9% रेज जो थी उनमें क्या हुआ कि वो जाके और डाइवर्ट हो गई, उनका जो रूट था वो क्या हो गया, थोड़ा सा डाइवर्ट हो गया। 9% का डाइवर्ट हो गया, 90% तो उसको पार करके चली गई। मतलब इन्होंने क्या, इससे उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि जो परमाणु हमारा है वो
उसका ज्यादातर भाग जो होता है क्या होता है, खोखला होता है। इसका ज्यादातर भाग क्या होता है, खोखला होता है। दूसरा, फिर ये अल्फा रेज इन्होंने डाल रखी है, तो ज्यादातर जो रेज थी वो ऊपर से नीचे से होके कुछ तो सीधी एकदम पार हो गई उसको, तो इन्होंने कहा कि परमाणु का जो भाग होता है वो खोखला होता है। फिर उन्होंने आगे क्या देखा कि कुछ जो रेज थी वो डाइवर्ट हो रही थी, तभी इन्होंने क्या किया कि अल्फा रेज को सेंटर में ही, मतलब बीच से ही डाइवर्ट हो रही थी, बीच में ही रेज नहीं जा रही थी, किनारे किनारे जो ऊपर और नीचे रेज थी वो तो चली गई, पार होकर चली गई, और जो सेंटर साइड जा रही थी तो जो थोड़ी बहुत ऊपर थी वो क्या थी, वो थोड़ा सा डाइवर्ट हो गई। 90% रेज तो क्रॉस हो गई, और जो 9% थी वो क्या की, डाइवर्ट हो गई। अब बची जो 8% वो क्या कर रही थी, वो रिफ्लेक्ट हो रही थी, वो मतलब इस पन्ने पे टकरा के वापस जा रही थी, यहाँ पे टकराई और क्या की, वापस चली गई। 1% रेज में ऐसी कंडीशन थी। फिर रदरफोर्ड ने क्या किया कि उनको लगा कि यार ऐसा बीच में क्या है कि जिसकी वजह से ये रेज जो है काफी सारी 90% रेज तो चली गई, 9% का रूट डाइवर्ट हो गया थोड़ा सा, इसका मतलब बीच में कुछ तो ऐसा है जो कि क्या कर रहा है, इनका मार्ग जो है बदल दे रहा है, इनका रूट जो है डाइवर्ट कर दे रहा है। और 1% जो थी वो रिफ्लेक्ट हो रही थी, मतलब वापस जा रही थी। फिर इन्होंने क्या किया कि इन्होंने जो पूरी रेस थी, अल्फा रेस थी, उसको सेंटर में ही डाल दिया। उसको जब पूरा सेंटर में ही डाला तो वो पूरी रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है। जब बीच में डाला तो वो पूरी रिफ्लेक्ट होने लगी। तब इनको समझ में आया कि परमाणु का ज्यादातर भाग तो खोखला होता है, लेकिन जो उसका सेंटर है, इसका जो सेंटर है, इसमें कुछ तो ऐसा है जो कि उसको क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है, और रिफ्लेक्ट कर रहा है। और जो हमारी अल्फा रेज होती है, हमारी जो अल्फा किरणें होती हैं, ये क्या होती हैं, पॉजिटिव होती हैं। तो अगर ये नेगेटिव होता तो इसका मतलब कि ये तो पूरा ऑब्जर्व कर लेता उसको, लेकिन वो ऑब्जर्व भी नहीं कर रहा है और क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है। इसका मतलब कि वहां पे कुछ पॉजिटिव ही है, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव अक्सर एक दूसरे को दूर हटा देते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव में ही रिएक्शंस होते हैं, मतलब कि वो ही जैसे यहाँ से पॉजिटिव रेज जा रही है और अगर यहाँ पे माइनस रेज होती या माइनस कोई भी चीज माइनस आवेशित ही होता तो वो उसको ऑब्जर्व कर लेता है, लेकिन वो चूंकि उसको दूर कर रहा है, मतलब जैसे लोहे के पास चुंबक ले आओ, पॉजिटिव नेगेटिव आवेश होता है दोनों में, तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे से चिपक जाते हैं। लेकिन जब हम चुंबक को चुंबक के पास ले आते हैं तो वो चिपकता नहीं है, वो क्या करता है, दूर भगाता है, उसको दूर करता है, वो रिफ्लेक्ट कर देता था। मतलब कि यहाँ पे भी कुछ ना कुछ पॉजिटिव ही था। अब क्या था ये रदरफोर्ड को समझ में नहीं आया पूरी तरह से, लेकिन उन्होंने ये तो बता दिया कि इसका जो अधिकांश परमाणु का जो अधिकांश भाग होता है वो खोखला होता है, इसके जो बीच का भाग होता है वो ठोस होता है। और इन्होंने इसको नाम भी दिया था, इसमें बीच में जो था उसको उन्होंने नाम क्या दिया था, नाभिक नाम दिया था। न्यूक्लियस नाम रदरफोर्ड ने ही इसको दिया है। परमाणु के बीच में जो नाभिक पाया जाता है उसका नाम इन्होंने ही दिया था, उसको न्यूक्लियस इन्होंने ही नाम दिया था। उसके बारे में उन्होंने क्या बताया कि जो हमारा न्यूक्लियस है उसमें बीच में जो है नाभिक जो है वो क्या है, हमारा ठोस है, और ठोस होने के बाद क्या है, वो पॉजिटिव है, तभी वो क्या कर रहा है, उसको रिफ्लेक्ट कर दे रहा है। चौथा क्या है, वो धनावेशित है, यानी कि इस पे जो चार्ज है, आवेश जो है इसका, वो क्या है, पॉजिटिव आवेश है, ठीक है। तो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में बेसिकली यही चीजें निकल के बाहर आई थी। पहला यही था कि और इन्होंने बताया कि जो हमारा परमाणु होता है वो ज्यादातर खोखला होता है, क्योंकि ज्यादातर रेज 90% रेज क्रॉस कर गई थी। उसके बाद बीच में क्या हो रहा था कि वहां पे उनको लगा कि नहीं, बीच से जब जो रेज थी वो बीच में रेज जो थी वो क्या कर रही थी, उसको डाइवर्ट कर दे रही थी, उसका या तो रूट डाइवर्ट कर दे रही थी, नहीं तो उसको रिफ्लेक्ट कर दे रही थी, मतलब उसको वापस भेज दे रही थी। मतलब बीच में बाहर का भाग तो खोखला होता है, लेकिन जो सेंटर है वो सेंटर इसका खोखला नहीं होता है, सेंटर क्या होता है, ठोस होता है, और उस सेंटर को इन्होंने क्या नाम दिया, नाभिक नाम दिया। फिर इन्होंने आगे क्या बताया कि वो जो सेंटर है हमारा जो कि ठोस है और रिफ्लेक्ट कर रहा है, उसमें एक चीज ये है कि वो पॉजिटिव है, क्योंकि अल्फा रेज जो इन्होंने डाल रखी थी वो पॉजिटिव होती है। तो अगर यहाँ पे कुछ नेगेटिव होता तो वो उसको ऑब्जर्व कर लेता रेज को,
लेकिन वो रिफ्लेक्ट कर रहा था, इसका मतलब कि जो हमारा केंद्रक है, न्यूक्लियस है, उसमें कुछ ना कुछ पॉजिटिव है। इन्होंने न्यूट्रॉन की खोज, न्यूट्रॉन के बारे में इनको नहीं समझ में आया था, इनको यही समझ में आया था कि ये बाहर अंदर जो है वो कुछ पॉजिटिव है, जिसको इन्होंने नाभिक नाम दे दिया और बता दिया कि ये पॉजिटिव है। ठीक है, बाद में भले ही प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने करी और फिर इन्होंने इसको नाम दिया प्रोटॉन। नाम इन्होंने ही दिया था, रदरफोर्ड ने उसको नाम प्रोटॉन दिया, लेकिन खोज नहीं कर पाए थे, बस इन्होंने ये बता दिया था कि बीच में कुछ पॉजिटिव है। ठीक है, तो इतनी बात आप सबको समझ में आ गई होगी कि रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल यही था और बेसिकली उससे निष्कर्ष जो थे यही निकल के आए थे कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है, परमाणु तत्व का छोटा से छोटा एलिमेंट होता है जिसको बांट नहीं सकते, और बीच में उसके नाभिक पाया जाता है, नाभिक जो होता है वो ठोस होता है और धनावेशित होता है। इतनी चीजें इन्होंने बताई थी। ठीक है, फिर हम जब आगे बात करते हैं तो इनके रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल को हम, फिर इन्होंने एक चीज और बताया था कि ये जो बाहरी भाग जैसे किरणें पार हो जा रही थी वो तो खोखला था, तो उसको इन्होंने क्या नाम दिया कि मतलब वो है खोखला है, तो यही ये जो परमाणु अभी बना के दिखाया मैंने, परमाणु का जो फिगर आपके दिमाग में आना चाहिए, ये रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल को हम सौर मंडल जब हम पढ़ते हैं, सोलर सिस्टम पढ़ते हैं, तो हम बताते हैं ना कि बीच में एक हमारा सूर्य होता है, बीच में हमारा सूर्य होता है और बाकी सारे ग्रह उसकी परिक्रमा लगाते हैं, परिक्रमा करते रहते हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से इन्होंने बताया कि सेंटर में हमारा न्यूक्लियस हो गया, सूर्य को अगर हम नाभिक समझ लें, और जो हमारे जो ये बाकी सारे ग्रह हैं इनको अगर हम इलेक्ट्रॉन समझ लें, तो ये न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं। और परमाणु का हमारा मॉडल सेम ऐसा ही होता ही है कि बीच में न्यूक्लियस होता है और बाकी जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करते हैं, लगातार उसके चक्कर में घूमते रहते हैं, किनारे किनारे उसके लगातार घूमते रहते हैं। ठीक है, तो इनके मॉडल को हम सौर मंडल के मॉडल की तरह भी समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई हमारे रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की ज्यादातर सारी बातें हो गई इसकी, कि इन्होंने जितना कुछ बताया था हमें परमाणु के बारे में, इन्होंने जितना रिसर्च किया था। ठीक है, तो ये हमारा इतना हो गया। फिर हम आगे बात करते हैं रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के बाद हम आगे बढ़ेंगे ठीक है, तो हमने रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल देख लिया। अब हम बात करेंगे आगे हमारा आता है कि एटम्स हमने पढ़ लिए, फिर एटम नंबर क्या होते हैं, एटॉमिक मास क्या होता है, यानी कि परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान, ये सब चीजें क्या होती हैं, समस्थानिक, सबन्यूट्रॉनिक, ये हम आगे देखेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि परमाणु क्रमांक क्या होता है, यानी कि एटॉमिक नंबर। इसको हम क्या कहते हैं, परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक भी कह देते हैं कई बार। परमाणु संख्या ये क्या होती है, जैसे हमारा कोई एटम है, परमाणु है, ठीक है, तो उस परमाणु मैंने आपको बताया कि जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं उसका सबसे छोटा भाग हमारा एटम होता है। अब एटम का जो न्यूक्लियस होता है, यानी कि केंद्रक जो है उसका, यानी कि जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जा रहे हैं, अब जिन मतलब कि आपने ये देखा होगा ना, हाइड्रोजन का आपको छोटे क्लासेस से ही पढ़ाया जा रहा है कि हाइड्रोजन का ये सीक्वेंस में रखा हुआ है ना, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, ऐसे वो तत्वों की संख्या मैंने आपको बता दी थी 118 है, जिसमें कि 92 आपके प्रकृति में पाए जाते हैं, बाकी लैब में बनाए हुए हैं। मैंने आपको पिछले ही वीडियो में बता दिया था, अगर आपने अभी तक पिछला वीडियो ना देखा हो तो इससे जस्ट पहले वाला मेरा केमिस्ट्री का वीडियो देखें, उसमें मैंने आपको सारे एलिमेंट्स वगैरह बता दिए हैं, जिसमें कि मैंने आपको बताया था कि 118 तत्व हैं, तो ये सीक्वेंस वाइज रखे हुए हैं। हाइड्रोजन का जो परमाणु संख्या होता है 1, हीलियम का 2, लिथियम का 3, बेरियम का 4, बोरान का 5,
कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, फ्लोरीन का 9, ऐसे ही फ्लोरीन नियॉन का होता है आपका 10। ऐसे आगे चलते जाइए, पूरा 118 तत्व हैं। पीरियोडिक टेबल जब हम पढ़ेंगे तो ये सारे देखेंगे। तो ये जो हमारा इनका नंबर, इनको जो नंबर दिया गया है, बेसिकली ये जो नंबर है परमाणु संख्या को हम जेड से शो करते हैं। ठीक है, इतना हम परमाणु संख्या नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट जेड लिख लेते हैं परमाणु संख्या की जगह। और फिर ये जो इनका परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक, ये जो सारे परमाणु हैं इनको जिन क्रम में रखा गया है वही इनका परमाणु क्रमांक कहलाता है। और आपको मैंने बताया था कि जो इनका परमाणु संख्या है, मतलब कि जो जितनी इनकी परमाणु संख्या है सेम इनमें प्रोटॉनों की जो संख्या होगी, यानी इनका जो पी होगा वो सेम यही होगा। परमाणु संख्या और प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है। जिन भी परमाणुओं के जिन परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या, परमाणु में जितनी प्रोटॉनों की संख्या होती है वही उनकी परमाणु संख्या कहलाती है। ठीक है, प्रोटॉन की संख्या ही परमाणु संख्या कहलाती है। तो हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। हीलियम की परमाणु संख्या यानी परमाणु क्रमांक यानी कि एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ऐसे ही सेम इनका जो इनकी जो जिस सीक्वेंस में इनको रखा गया है वही इनकी परमाणु संख्या होती है, यानी कि एटॉमिक नंबर होता है। जितनी इनमें प्रोटॉनों की संख्या होती है उतनी ही इनका परमाणु क्रमांक होता है या एटॉमिक नंबर होता है। और फिर एक चीज मैंने आपको और बताई थी कि चूंकि प्रोटॉन पॉजिटिव होता है और जो हमारा न्यूट्रॉन होता है वो नेगेटिव होता है और इनकी संख्या इक्वल होती है, प्रोटॉन की संख्या न्यूट्रॉन की संख्या के जस्ट इक्वल होती है। इसीलिए जो हमारा जेड है वो पी के इक्वल है और पी एन के इक्वल है, यानी कि न्यूट्रॉनों की संख्या भी उतनी ही होगी। ठीक है, लेकिन जेड एन के इक्वल नहीं होता है, क्योंकि मैंने आपको ये भी बताया कि जो न्यूट्रॉन होते हैं वो कभी कभी अपनी कक्षा छोड़ के चले जाते हैं और कभी कभी किसी के साथ केमिकल रिएक्शंस करके उनको अपनी कक्षा में ले भी आते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है वो कभी कभी घटती बढ़ती रहती है, इसलिए जेड, लेकिन जो हमारी परमाणु संख्या है यानी कि एटॉमिक नंबर है वो तो घटता बढ़ता नहीं है। जिस सीक्वेंस में वो है वो सीक्वेंस तो कभी चेंज नहीं होता है, इसलिए जेड कभी भी एन के इक्वल नहीं होता है। जेड इज नॉट इक्वल टू न्यूट्रॉन, यानी कि परमाणु एटॉमिक नंबर इज नॉट इक्वल टू इलेक्ट्रॉन सॉरी न्यूट्रॉन, बट जेड इज इक्वल टू प्रोटॉन। ठीक है, तो हम जेड ये कह सकते हैं कि जो हमारी परमाणु संख्या है वो प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है, लेकिन हम ये कभी नहीं कह सकते कि जो हमारा एटॉमिक नंबर होता है वो न्यूट्रॉनों की संख्या के भी बराबर होता है। ठीक है, इसलिए जेड इज इक्वल टू पी बट जेड इज नॉट इक्वल टू न्यूट्रॉन। ओके, ठीक है। अब उसके बाद हम बात करते हैं, प्रोटॉनों की संख्या हो गई, उसके बाद होता है हमारा प्रोटॉनों का द्रव्यमान यानी एटॉमिक मॉस, सॉरी प्रोटॉनों का द्रव्यमान नहीं, परमाणु का द्रव्यमान। एटॉमिक मॉस यानी परमाणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान इसको हम ए से शो करते हैं और ये जो हमारा परमाणु द्रव्यमान होता है यानी कि किसी भी परमाणु का जो भार होता है, आपने पीरियोडिक टेबल अगर देखा होगा तो उसमें ऊपर लिखा होता है उसका नंबर लिखा होता है। जैसे हम हाइड्रोजन की बात करते हैं तो यहाँ उसका परमाणु क्रमांक लिखा होता है और जस्ट ऊपर उसका परमाणु भार लिखा होता है। ठीक है, एग्जाम में ये हमसे नहीं पूछता, मतलब जो हमें एटॉमिक मास होता है वो हमें याद करना पड़ता है बेसिकली, क्योंकि हर परमाणु, जितने भी परमाणु हैं उन सभी का एटॉमिक मास जो होता है वो अलग अलग होता है। जैसे सीक्वेंस हम याद कर लेते हैं हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, तो एक सीक्वेंस याद हो जाता है कि वो उनका क्रमांक क्या है। ठीक है, उनका हमें जेड याद हो जाता है, परमाणु क्रमांक याद हो जाता है, फिर हमें उनका परमाणु भार भी याद करना पड़ता है कि उनका वेट कितना होता है। जैसे हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक और परमाणु भार दोनों एक होता है, लेकिन जब हम हीलियम की बात करते हैं तो हाँ, हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 होता है, लेकिन इसका जो परमाणु भार है वो 4 होता है।
जब हम आगे बात करते हैं लिथियम की, तो ठीक है, Li लिथियम है ये, ठीक है। तो इन जो किसी भी परमाणु का जो द्रव्यमान होता है, अब जानते हो परमाणु जो है, तो इलेक्ट्रॉन का तो मैंने आपको बताया कि उसका जो वेट होता है वो ना के बराबर ही होता है, लगभग उसका वेट ना के बराबर होता है। तो जो हमारा एटम होता है उसका द्रव्यमान कहाँ होता है, उसके केंद्र में ही होता है। तो इसका जो सूत्र होता है, यानी इसका जो फॉर्मूला होता है एटॉमिक मास का, वो हम उसको जब हमसे पूछा जाता है किसी भी एटम का मास क्या है, तो हम उसके बाहर जो चक्कर काट रहा है इलेक्ट्रॉन, उसकी बात नहीं करते हैं। किसी भी चीज का जो द्रव्यमान होता है वो उसके सेंटर में होता है, और परमाणु का भी जो पूरा द्रव्यमान होता है वो कहाँ होता है, उसके न्यूक्लियस में ही पाया जाता है पूरा, यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या ही क्या होती है, हमारे द्रव्यमान, किसी भी एटम का जो मॉस होता है वो यही होता है। तो हम A जो टू कह सकते हैं, प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या इज इक्वल टू A। ये हमारा फॉर्मूला होता है बेसिकली। जब हमसे अगर कभी पूछ दे एटॉमिक मास और हमें अगर प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या पता हो, तो हम किसी भी परमाणु का द्रव्यमान बता सकते हैं, मॉस उसका बता सकते हैं। ये फॉर्मूला होता है A इक्वल टू P इंटू N, यानी कि किसी भी परमाणु का द्रव्यमान बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई सभी को। जो हमारा एटॉमिक मास होगा वो क्या होगा, प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या को जब हम ऐड करते हैं तो किसी भी परमाणु का हमें द्रव्यमान यानी कि मॉस पता चल जाता है। ठीक है, तो उसके बाद तो मतलब कि हाइड्रोजन का जो हम कह रहे हैं कि इसका द्रव्यमान है 4, तो इसका मतलब कि इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है उसको प्लस करने पे हमारा ये 4 है, उसका भार जो है वो 4 है हीलियम का। ठीक है, अब मैंने आपको परमाणु संख्या, परमाणु क्रमांक बता दिया, यानी कि एटम नंबर बता दिया और एटॉमिक मास बता दिया। ठीक है, अब इससे जुड़े हुए हम कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे। अगर हमें पूछ दिया किसी का परमाणु और इसके बाद फिर परमाणु संख्या और परमाणु क्रमांक, उसके बाद पूछ सकता है हमसे, इसमें किसी प्रोटॉन का दे देगा, उसके बाद फिर पूछ लेगा कि इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या या इलेक्ट्रॉनों की संख्या या प्रोटॉनों की संख्या बताओ। उस तरीके से हम इसका आपको बता देते हैं करके। ठीक है, जैसे आप एलिमेंट्स ले लो, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। हम 8 नंबर तक ले लेते हैं। इनका जो जेड यानी कि क्या, परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर आपको पता है इनका 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो ये हो गया इनका परमाणु क्रमांक। फिर आगे जब हम बात करते हैं इनके किसकी, भार की, परमाणु भार की, जेड को हम किससे शो करते हैं, परमाणु क्रमांक को हम जेड से शो करते हैं, और एटॉमिक मास जो है उसको हम किससे शो करते हैं, ए से। तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक, परमाणु भार जो है वो 1 होता है, हीलियम का 4 होता है, लिथियम का 6 होता है, बेरिलियम का 9 होता है, बोरान का परमाणु भार 10 होता है, कार्बन का 12 होता है, नाइट्रोजन का 14 होता है, और जो हमारा ऑक्सीजन होता है उसका परमाणु भार कितना होता है, 16 होता है। ठीक है, उसके बाद जब हम आगे बात करें, अगर हमें इससे क्वेश्चन ये है कि इसमें अब हमें प्रोटॉनों की संख्या, इसमें प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी और न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। ये इसका परमाणु भार, हमें परमाणु क्रमांक पता है, परमाणु भार पता है, अब हमें निकालना है इसमें प्रोटॉनों, न्यूट्रॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है। तो मैंने आपको बता दिया कि जितना इसका परमाणु क्रमांक होता है सेम उतना ही हमारे परमाणु में नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या होती है। ठीक है,
तो इसमें हीलियम का परमाणु, हीलियम जो एटम है इसमें प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी, 1 होगी। हाइड्रोजन में, हीलियम में 2, लिथियम में 3, बेरिलियम में 4, बोरान में 5, कार्बन में 6, नाइट्रोजन में 7 और ऑक्सीजन में 8। ये प्रोटॉनों की संख्या हो गई। अब सेम जितने मैंने आपको बताया था कि P इज इक्वल टू, Z इज नॉट इक्वल टू M बट P इज इक्वल टू M, ठीक है, सॉरी इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। प्रोटॉन की जो संख्या होती है वो इलेक्ट्रॉनों के बराबर होती है। क्यों होती है इसका भी रीजन बताया। तभी वो परमाणु क्या होता है, रुकता है, परमाणु रहता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जितना अंदर धनावेश है उतना ही बाहर ऋणावेश है। तभी वो परमाणु की कक्षा इलेक्ट्रॉन जो है वो चक्कर कर रहा है, ठीक है। ये इसका परमाणु का एटम का स्ट्रक्चर यही होता है, जो जितना पॉजिटिव होता है उतना ही बाहर नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होगी वो भी सेम हो जाएगी, प्रोटॉनों की संख्या के ही बराबर हो जाएगी। जब हम आगे बात करते हैं न्यूट्रॉनों की संख्या, तो अब हमें न्यूट्रॉन जो है वो निकालने पड़ेंगे। तो न्यूट्रॉन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, न्यूट्रॉनों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है कि वो हमारे परमाणु भार में से जब हम अपना परमाणु क्रमांक घटाते हैं, या फिर कह लें जब हम प्लस करते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को, तो हमारा क्या बनता है, हमारा नाभिक होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्लस करके, ठीक है। तो जब हमें न्यूट्रॉन की संख्या निकालनी हो और परमाणु का भार दिया हुआ हो, हमारा जेड हमें पता है, तो हमें जब निकालना है, हमारा एन निकालना है, तो हम क्या करेंगे, पी में से एन को माइनस, मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया ना, प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या इज इक्वल टू द्रव्यमान। मॉस कितना होता है, किसी भी परमाणु का जो मॉस है वो कितना होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर। जब हमें ए और पी पता है तो हम एन निकाल लेंगे। एन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, या तो हम ए में से पी को क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। यानी कि परमाणु द्रव्यमान में से हम प्रोटॉनों की संख्या माइनस कर लेंगे तो हमें हमारा एन मिल जाएगा, ठीक है। तो हम यही करेंगे, हम क्या करेंगे, प्रोटॉनों की संख्या को माइनस कर लेंगे इसमें से। जब हम हाइड्रोजन की बात करते हैं तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक परमाणु भार हमारा 1 है और उसमें प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, वो भी 1 है। जब हम 1 में से 1 घटाएंगे तो हमारा क्या मिलेगा, 0 हो जाएगा वो। और जब आगे हीलियम की बात करते हैं, हीलियम का जो मॉस है वो 4 होता है और उसमें प्रोटॉनों की संख्या 2 होती है, 4 में से 2 करेंगे 2 हो जाएगा। ऐसे ही हम जब आगे लिथियम की बात करते हैं, इसका मॉस जो है वो 6 है, 6 में से 3 घटाएंगे हमारे पास 3 बचेगा। अब आगे हमारे पास बेरियम है, बेरियम का जो मॉस होता है वो 9 होता है और इसका इनमें जो प्रोटॉन है उनकी संख्या 4 होती है, फिर हमारा 5 बचा। इसी तरीके से हम आगे बेरियम की बात करें तो 10 में से 5 गया, देन कितना बचा, 5। कार्बन का जो मास होता है वो बेसिकली 12 होता है और उसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो 6, या प्रोटॉनों की संख्या 6 होती है। देन 12 में से हम 6 माइनस कर लेंगे 6। आगे ऐसे ही हमारा नाइट्रोजन है, उसका वेट जो होता है वो 14 होता है। 14 में से हम उसका प्रोटॉन माइनस करेंगे, देन हमारा बचेगा 7। फिर आगे हम बात करें जब, तो हमारे ऑक्सीजन का हमारा जो वेट होता है, मॉस होता है, वो 16 होता है। 16 में से उसके प्रोटॉन हम 8 माइनस कर देंगे, देन हमारा बचेगा 8। तो हमें हमारे न्यूट्रॉनों की जो संख्या थी वो मालूम चल गई, ठीक है। इस तरीके से जब भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो आप अपना सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अभी इसमें हम आगे बढ़ते हैं समस्थानिक, ये तो सारी चीजें मैंने आपको बता दी, ठीक है। अब आगे बात करते हैं जब हम, तो हमारा अगला परमाणु द्रव्यमान बता दिया मैंने आपको, परमाणु भार बता दिया, ठीक है। परमाणु भार बता दिया, परमाणु संख्या बता दी, यानी कि जेड और ए दोनों बता दी। फिर आगे जब हम बात करते हैं तो आगे हमारा आता है समस्थानिक, समन्यूट्रॉनिक, संभारिक।
तो ये चीजें हम देख लेते हैं। समस्थानिक क्या होता है? इसको हम बोलते हैं आइसोटोप्स। इसमें समस्थानिक में क्या होता है, किसी भी एलिमेंट का जो एटम है, किसी भी तत्व का जो परमाणु है, उस परमाणु में जिनका भी परमाणु संख्या यानी कि परमाणु क्रमांक समान होता है, जिन भी एलिमेंट्स का परमाणु क्रमांक समान होता है, लेकिन उसका जो परमाणु भार होता है, एटॉमिक मास होता है, वो अलग अलग होता है, उसको हम क्या कहते हैं? आइसोटोपस कहते हैं, यानी कि समस्थानिक कहते हैं। इसको हम एग्जांपल के थ्रू देख लें। इसका डेफिनेशन यही होता है कि किसी भी एलिमेंट का जो एटम है उसमें अगर परमाणु क्रमांक जो है वो सेम है, लेकिन उसका जो परमाणु भार है वो अलग अलग है, तो उसको हम क्या कहेंगे? समस्थानिक कहेंगे। मतलब उसका स्थान एक ही है, लेकिन उसका जो वेट है, मॉस है, वो अलग अलग है। ठीक है। हम हाइड्रोजन, कई सारे तत्व हैं जिनके की समस्थानिक पाए जाते हैं। जैसे हमारा हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं। कार्बन है, कार्बन के समस्थानिक होते हैं। यूरेनियम है, यूरेनियम के समस्थानिक होते हैं। और इन सभी का अलग अलग जगह पे यूज होता है। मैं आपको एक दो एग्जांपल के थ्रू इसको समझा देती हूँ समस्थानिक क्या क्या होते हैं। आप हाइड्रोजन का ही ले लो, तो हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं 1h1, 1s2, 1s3। इसका जो परमाणु क्रमांक है वो तो सेम है, मतलब सबका परमाणु क्रमांक हमारा एक ही है, नंबर तो एक ही रहेगा। हाइड्रोजन का हम प्लेस तो नहीं चेंज कर सकते, हाइड्रोजन जिस प्लेस पे आता है उसी प्लेस पे आएगा, मतलब इसका परमाणु क्रमांक एक है तो ये एक ही रहेगा। लेकिन इसका जो परमाणु भार है वो अलग अलग है, 1 2 3। तो इसका यूज क्या, ये हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। इसको हम 1s1 को प्रोटियम बोलते हैं, 1s2 को हम बोलते हैं ड्यूटीरियम, 1s3 को हम बोलते हैं ट्राइटियम। ठीक है। ये हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं जिनमें परमाणु क्रमांक सेम है, यानी कि इनका जो एटॉमिक नंबर है वो सेम है, बट इनका एटॉमिक मास जो है वो अलग अलग है। 1s1 को हम प्रोटियम बोलते हैं, कार्बन हाइड्रोजन के दूसरे समस्थानिक 1s2 को हम ड्यूटीरियम बोलते हैं, कार्बन के तीसरे समस्थानिक 1s3 को हम ट्राइटियम बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद जब हम बात करते हैं अगले, ये हमारा एग्जांपल नंबर 1 हो गया। अगले एग्जांपल की जब हम बात करते हैं, तो अगले एग्जांपल में हम देखें जब, तो कार्बन के भी समस्थानिक होते हैं, यानी कि कार्बन के भी आइसोटोप्स होते हैं। कार्बन के आइसोटोप्स होते हैं। कार्बन का आपको पता है परमाणु क्रमांक 6 होता है और परमाणु भार जो होता है वो 12 होता है, अभी मैंने आपको बताया था जस्ट। तो कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, परमाणु भार उसका कितना होता है? 12 होता है। कार्बन के भी 3 समस्थानिक होते हैं, यानी आइसोटोप्स होते हैं। ठीक है। ये कार्बन के 3 समस्थानिक हो गए, 6C12, 6C13, 6C14। अब आपने एक चीज सुनी होगी या फिर मैं आपको बता देती हूँ, इन सभी कहीं ना कहीं इन सभी का यूज होता है। कार्बन 14 जो है, कार्बन का जो समस्थानिक होता है 6 6 14, इसका यूज कहाँ किया जाता है? जो हमारा पुरातत्व विभाग होता है, आर्कियोलॉजी बेसिकली बोलते हैं, पुरातत्व वाले जो होते हैं, जिस टॉपिक के थ्रू, जिस सब्जेक्ट के थ्रू पढ़ा जाता है, आर्कियोलॉजी बोलते हैं पुरातत्व को। तो पुरातत्व वाले क्या करते हैं, जो हमारे जीवाश्म होते हैं, यानी कि हमारे जो फॉसिल्स होते हैं, फॉसिल्स की एज जब हम निकालते हैं, जैसे बताते हैं ना कि ये डायनासोर आज से इतने साल पहले रहते थे, बताते हैं ना कि इतने करोड़ साल पहले रहते थे, तो वो हम पता कैसे करते हैं, वो निकालते कैसे हैं, वो हम इसको हम क्या बोलते हैं, उसको जो निकाला जाता है उसको हम कार्बन डेटिंग बोलते हैं। कार्बन का जो ये समस्थानिक होता है, कार्बन का जो ये 6C14 वाला समस्थानिक होता है, इसका यूज करते हैं हम बेसिकली फॉसिल्स वगैरह में। जब हमको निकालना होता है, उनकी एज निकालनी होती है फॉसिल्स की, जीवाश्म की, जब हमें आयु निकालनी होती है,
तो पुरातत्व विभाग जो होता है वो आर्कियोलॉजिस्ट क्या करते हैं, कार्बन डेटिंग का यूज करते हैं। इसको हम कहते हैं कार्बन डेटिंग। डेटिंग का मतलब होता है जैसे दिन, तो जब हम डेटिंग करते हैं यानी कि उसका जो दिन निकालते हैं कि मतलब कितने वर्ष पूर्व ये रहा होगा, उसको हम कार्बन डेटिंग कहते हैं। कार्बन डेटिंग में 6C14 का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन का समस्थानिक हो गया आइसोटोप्स, ये हमारा कार्बन का समस्थानिक हो गया। यूरेनियम का भी देख लें तो यूरेनियम जो होता है हमारा, यूरेनियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 92। यूरेनियम को हम यू से शो करते हैं, यूरेनियम का सिंबल यू होता है। उसके बाद हम जब हम IUPAC नेम वगैरह पढ़ेंगे तो बताएंगे कि कैसे मेन क्या होता है। जैसे कार्बन है तो कार्बन का जो पहला अक्षर था उसको हमने सी ले लिया, तो उस कार्बन हम सी लिख देते हैं तो हम समझ जाते हैं कि हमने कार्बन लिखा है। ऐसे ऑक्सीजन हम पूरा नहीं लिखते, केवल ओ लिख देते हैं तो हम समझ जाते हैं। ऐसे ही जैसे दो वर्ड का नेम जब मिलता हुआ होता है तो हम क्या करते हैं, उसके नाम का पहला अक्षर लेते हैं, फिर उसके नाम का जस्ट बाद वाला जो दूसरा अक्षर होता है उसको स्मॉल लेटर में लिख लेते हैं और पहले अक्षर को कैपिटल में, ठीक है। तो इस तरीके से करते हैं, वो नामकरण ऐसे किया गया है। यूरेनियम को हम यू से शो करते हैं। इसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो 92 होता है। इसका जो नंबर होता है, एटॉमिक नंबर होता है वो 92 होता है, और जो इसका परमाणु भार होता है वो 235 होता है, ठीक है। तो उसके बाद जब हम यूरेनियम के आइसोटोप्स की बात करते हैं तो इसके भी कई सारे समस्थानिक, इसके काफी सारे समस्थानिक हैं। 208-10 समस्थानिक हैं इसके, 231, 32, 33, 34 ऐसे करके हैं। तो कार्बन जो 200 कार्बन 200 सॉरी यूरेनियम 238 जो है, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, कार्बन का जो यूरेनियम का जो परमाणु भार होता है वो 235 होता है। इसका जो समस्थानिक है 238 वाला जो समस्थानिक है, इसका यूज हम कहाँ करते हैं, जब हम ये नाभिक की रिएक्टर वगैरह जब हम मतलब जब भी परमाणु का संलयन या विखंडन करना होता है, हमको किसी भी एटम का संलयन या विखंडन करते हैं, तो ये हम इसमें यूरेनियम 92 यूरेनियम 238 का यूज कहाँ करते हैं, ये ईंधन के रूप में करते हैं हम, जब हम एटम वगैरह का विखंडन या संलयन कर रहे होते हैं तो हम इसका यूज कहाँ करते हैं, ये इसका यूज ईंधन के रूप में वहां पे करते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, इसकी जो एनर्जी होती है ये लंबे समय तक मतलब ये लंबे समय तक टिकने वाला ईंधन है एक टाइप का, और इसका यूज हम नाभिकीय रिएक्टर वगैरह में करते हैं। न्यूक्लियस रिएक्टर वगैरह जब हम पढ़ेंगे तो उसमें हम इसका यूज देखेंगे, इसलिए मैंने इसको आपको एग्जांपल में थ्रू समझा दिया, ठीक है। तो ये सारे समस्थानिक हैं हमारे आइसोटोप्स हैं जिनका की यूज बेसिकली क्या रहता है। जैसे मैंने आपको हाइड्रोजन, कार्बन, यूरेनियम इन सभी के समस्थानिक बता दिए। फिर उसके बाद समस्थानिक के बाद आता है हमारा समभारिक। आइसोबार समभारिक समस्थानिक का जस्ट उल्टा होता है। इसमें क्या होता है, कि इसमें समभारिक में क्या होता था कि परमाणु संख्या जो होती थी वो सेम होती थी, और परमाणु का जो भार होता था, उसका जो मास होता था वो डिफरेंट हो जाता था। इसमें जस्ट इसका उल्टा होता है। समभारिक में इसका बता ही रहा है, समभारिक है यानी कि आइसोबार, इसमें बता ही रहा है कि भार जो है वो समान होगा। इसमें परमाणु संख्या अलग अलग होती है लेकिन जो उसका भार होता है वो सेम होता है, ठीक है। तो इसको हम वीडियो को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। आगे हम केमिस्ट्री के नेक्स्ट पार्ट में पार्ट 3 में हम आगे पढ़ेंगे। आगे हम अपनी पीरियोडिक टेबल्स वगैरह देखेंगे। तब तक के लिए आज की वीडियो में इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद। देखते रहिए हमारा चैनल गुरु मंत्रा एजुकेशन हब, और हमारे चैनल को अगर आपको वीडियोस पसंद आए तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।